तो बेटा हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें अब हम डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट में पता कर सकते हैं, सेल्सियस में पता कर सकते हैं, ठीक है। और एक और यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में लिखते हैं तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 273 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन होता है। जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज एक्चुअली 273.15 केल्विन, ठीक है। अब मैं बात करूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मुझे 100 को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, 100 प्लस 273 विच विल बी 373 केल्विन। क्यों किया? क्योंकि 0 की वैल्यू कितनी है, 273। 0 से कितना बड़ा, 100 बड़ा, तो इसमें 100 को हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। हम इस तरीके से कोई भी सेल्सियस हो उसको केल्विन में और केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो हम प्लस करेंगे 273, ठीक है। और अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो हम माइनस करेंगे 273, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो मेरे पास टी है उसका टेम्परेचर है 480 केल्विन, ठीक है। फाइंड इट इन सेल्सियस। तो हम क्या करेंगे, 480 माइनस 273, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द टी इन सेल्सियस। अब बेटा ये तो हुई बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब हमने बोला था 2 चीजों से हम स्टेट्स ऑफ मैटर को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या था, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को हम या तो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं गैस के केस में अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूं तो क्या होगा। ये कंटेनर है, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो बहुत दूर दूर है, ठीक है। अब मैंने प्रेशर इसमें इंक्रीज करा तो ये 4 पार्टिकल्स जो है वो और पास पास आ गए, ठीक है। तो जब पार्टिकल्स आपस में पास पास आएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा और इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो डिक्रीज होगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है और इंटर पार्टिकल स्पेस जो है डिक्रीज होता है तो क्या हो जाएगा, गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। सिमिलरली अगर हम लिक्विड में प्रेशर इंक्रीज कर दें तो और स्पेस कम हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है। तो प्रेशर से हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, और प्रेशर मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि पार्टिकल्स को दूर दूर जाने का मौका मिले, ठीक है। सिमिलरली लिक्विड से गैस में भी टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि अगर मुझे गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली लिक्विड से सॉलिड के लिए मुझे प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा।
अब हम बात करते हैं कि इन इंटर कन्वर्जन को कहते क्या है। अगर सॉलिड से हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्यूजन। ठीक है। अब अगर हम लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज वेपराइजेशन। ठीक है। और अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है देन इट विल बी कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है। अब इसको उल्टा चलते हैं, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कहीं पढ़ा है तुमने? कंडेंसेशन का प्रोसेस, कंडेंसेशन का नाम पढ़ा होगा। जब वाटर साइकिल क्लाउड्स जो है कंडेंस होते हैं और रेन हो जाता है, ठीक है, वहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस पढ़ा है। लिक्विड से अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है देन दैट विल बी कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है देन दैट विल बी कॉल्ड एज डेपोजिशन। ठीक है। गैस से सॉलिड में हम किस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं? एग्जाम्पल है इसका कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड में प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। ठीक है। और उस सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस। और इसका प्रेशर रिलीज आउट करते ही वो इवेपोरेट हो जाता है। क्लियर? अब जो ये टॉपिक था हमारा इंटर कन्वर्जन, और इन सब में जो मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब उसके बाद ये पूछा जाता है कि जो स्टीम है, स्टीम जो है ज़्यादा गर्म होता है उबलते हुए पानी से। ऐसा क्यों होता है बेटा? द स्टीम विल बी हॉटर इन द बॉइलिंग वाटर बिकॉज स्टीम में जो है एक्स्ट्रा हीट प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो उसने एब्जॉर्ब किया था सो एज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। क्लियर? इस टॉपिक में से यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज बेसिकली इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है? ठीक है, जब कोई सब्सटेंस, ठीक है, उसके बॉइलिंग टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है। When a liquid gets converted into gaseous state below its boiling point। ठीक है। इसमें हम एक और वर्ड ऐड करेंगे दैट इज एनी टेम्परेचर। वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। ठीक है। एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोरेशन। तो लेट्स सी इवेपोरेशन में होता क्या है। सबसे पहले इवेपोरेशन का मैं बहुत डेली लाइफ में जो तुमने देखा हो वो एग्जाम्पल देंगे। अगर कहीं पानी गिर गया, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको पोछा लगाओ या तुम उसको गर्म करो तभी वो पानी वहाँ से गायब होगा। एक टाइम बाद पानी अपने आप गायब हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब तुमने 100 डिग्री सेल्सियस प्रोवाइड नहीं करा, किसी और चीज़ से तुमने उसे एब्जॉर्ब नहीं कराया। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें प्रोसेस इवेपोरेट हो गया।
है ना, पानी वहां से गायब हो गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वो प्रोसेस कैसे हुआ? अब फॉर एग्जाम्पल ये कोई सरफेस है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर होंगे, है ना, और कुछ पार्टिकल्स नीचे होंगे। तो अब क्या होता है बेटा, ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर से और अपने सराउंडिंग प्लेसेस से, यानी कि यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा कि ये अपने नीचे वाले लेयर से जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ पाए। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाऊं तो ये ऊपर की लेयर है और ये नीचे की लेयर है। ऊपर की लेयर ने जो है इतना टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लिया कि वो नीचे वाले पार्टिकल से दूर हो पाए, यानी कि उतना काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड हो गया। तो ये ऊपर की लेयर जो है क्या होगा, स्टीम बनके, स्टीम नहीं बेसिकली वेपर बनके उड़ जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में जो पार्टिकल्स है वो कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे अपने सराउंडिंग प्लेसेस से, ठीक है। अब इवेपोरेशन में सिर्फ ऊपर के पार्टिकल्स पे इम्पैक्ट हो रहा है ना, ये ऊपर का पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा है। हेंस इवेपोरेशन इज ऑलवेज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है। इससे इम्पैक्ट सिर्फ सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उस पे पड़ता है, जो पार्टिकल्स नीचे की तरफ है उस पे नहीं पड़ता। हेंस इट इज नॉट अ बल्क फेनोमेना, इट इज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इवेपोरेशन जो है एक कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि ठीक है कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, वेरी गुड, ठीक है। ये कूलिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड करता है और क्यों प्रोवाइड करता है? ये कूलिंग इफेक्ट इसीलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि इसने हीट कहाँ से एब्जॉर्ब किया, सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग में से अगर हीट एब्जॉर्ब हो गया तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और इस डिक्रीजिंग टेम्परेचर के वजह से जो है कूलिंग इफेक्ट फील होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि हम नेल पेंट रिमूवर जो है, नेल पेंट रिमूवर को हाथ में डालें, एसीटोन जो होता है उसको हाथ में डालेंगे तो काफ़ी ठंडा ठंडा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्किन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है फॉर द पर्पस ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। इसलिए यहाँ का टेम्परेचर रिड्यूस होता है एंड हेंस वी फील अ कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन पे क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं? What and all affects the rate of evaporation? सबसे पहला टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। जब दोनों इकट्ठे कम होते हैं, दोनों एक साथ बढ़ते हैं, तो इस तरह के केसेस को कहते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। सेकंड है सरफेस एरिया, ठीक है। अब पानी को मैं एक नैरो कप में डालूं, चाय को मैं एक नैरो कप में डालूं, या चाय को मैं एक सॉसर में डालूं, ठीक है। ज़्यादा जल्दी ठंडा कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। क्यों होगा बेटा? यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है। सिमिलरली अगर मैं नैरो चीज़ में रखती हूँ तो यहाँ पे सरफेस पे जो पार्टिकल्स कांटेक्ट में है ऊपर के एटमॉस्फेयर के, वो नंबर्स कम है, और यहाँ पे जो पार्टिकल सरफेस पे होंगे उनका नंबर ज़्यादा होगा। तो इवेपोरेशन किस में ज़्यादा होगा? जहाँ पे ज़्यादा सरफेस एरिया है, यानी कि सरफेस एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ इवेपोरेशन,
उसके बाद बेटा जो थर्ड चीज है दैट इज द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, अगर हम कपड़े सुखाते हैं, हवा में सुखाते हैं, ज़्यादा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, क्यों? जब हवा मूव करती है तो इट टेक्स अवे द पार्टिकल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो रेट ऑफ विंड विल ऑल्सो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवापोरेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा? कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेंट प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, हर एक एयर की, हर एक मैटर का एक अपना लिमिट होता है कि वो कितना वाटर होल्ड कर सकता है उसमें। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा बेटा? इवेपोरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि और ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स जो है एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। ठीक है, या फिर और ज़्यादा वेपर्स जो है वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसमें ऐसे उल्टा चलता है बेटा, इन केसेस को हम कहते हैं दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। बॉइलिंग जो है फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है एंड दैट फिक्स्ड टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इवेपोरेशन जो है किसी भी टेम्परेचर पे होता है बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग जो है एक बाइट फेनोमेना है, जबकि इवेपोरेशन इज ऑलवेज अ सरफेस फिनोमेना। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं किसकी? बॉइलिंग में देयर इज नो कूलिंग इफेक्ट, जबकि इवेपोरेशन रिजल्ट्स इन कूलिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, अब बेटा उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे बुक के लास्ट पेज पे है वो क्या क्या है? सबसे पहला, व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? तो बेटा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज समर्स में जो है वी पर्सपायर मोर, हमें ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, तो कॉटन जो है एक बेटर एब्जॉर्बेंट होता है। ठीक है, कॉटन ज़्यादा अमाउंट पे एब्जॉर्ब कर सकता है पसीने को। अब कॉटन पसीना एब्जॉर्ब करेगा और पसीना जो है इवेपोरेट होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई होता है। अब जितना पसीना इवेपोरेट होगा उतना हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा, इसीलिए जो है हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। दूसरा, अर्दन पॉट में जो वाटर है वो ज़्यादा ठंडा कैसे हो जाता है गर्मी से? ठीक है, तो जो पॉट है उसके ऊपर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पानी रखा हुआ है बेटा वो इन पोर्स के थ्रू इवेपोरेट होते हैं, विच फर्दर रिजल्ट्स इन कूलिंग, इसीलिए ठंडा होता है। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है डेजर्ट कूलर वाला। डेजर्ट कूलर ज़्यादा गर्मी में ठंडा क्यों करता है? क्योंकि उसमें पानी डाला जाता है, अगेन इवेपोरेशन विच रिजल्ट्स इन कूलिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 1।